बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेश खिदमत है इमरान सीरीज़ अज़ इब्न सफ़ी, तस्वीर की उड़ान, पार्ट फर्स्ट। फरनाज हाल में तस्वीरों की बैनुल-अक़वामी नुमाइश हो रही थी। कई मुल्कों के बेशुमार आर्टिस्टों ने इसमें हिस्सा लिया था, लेकिन यह नुमाइश अपनी नौइयत की अनोखी नुमाइश थी। यहाँ सिर्फ परिंदों की तस्वीर रखी गई थीं, दुनिया भर के खूबसूरत और बदहियत परिंदे। सिर्फ परिंदों की उड़ानें थी यहाँ। ऐसी कोई उड़ान नहीं थी कि शायर को दिल थाम कर कहना पड़ता, अपने मरकज की तरफ माइल परवाज था हुस्न, भूलता ही नहीं आलम तेरी अंगड़ाई का। लिहाजा नुमाइशगाह में जहाँ तिल रखने को दिल चाहे वहाँ तिलों की बोरियां भी रख दीजिए तो किसी को कानो कान खबर तक ना हो। तजरीदी आर्ट की नुमाइश भी नहीं थी कि लोग आड़ी तिरछी और बेहंगम लकीरों, जावियों और कंजलक दायरों में छपे हुए ये या वो तलाश करने के लिए टूट पड़ते। बहरहाल यहाँ मुकाबले में हिस्सा लेने वाले आर्टिस्टों की तादाद शायकीन की तादाद से कहीं ज्यादा थी, और शायकीन में वो काला और तवीलुल कामत आदमी सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ था, जो बिल्कुल बच्चों के से अंदाज में हैरत से दांत निकाल निकाल कर एक एक तस्वीर को बगौर देखता फिर रहा था। इसके बाद नजर ठहरती थी इस खुशनुमा बेवकूफ जवान पर, जो उड़ते हुए परिंदों की तस्वीरें देखते वक्त बेख्याली में अपने बाजुओं को कभी डहनों की तरह फैलाने और कभी सिकोड़ने लगता था। कभी कभी वो दोनों आपस में गुफ्तगू भी करने लगते। क्रिस्टीन इन्हें देर से देख रही थी। दफतन इसने सोचा क्यों ना इनकी गुफ्तगू भी सुनी जाए। क्रिस्टीन स्वीडन से आई थी। परिंदे इसका खास मौजू था। उम्र ज्यादा से ज्यादा 25 साल रही होगी। खुशशक्ल और स्मार्ट थी। वो इनके पीछे जा खड़ी हुई। इसका अंदाजा तो पहले ही से था कि दोनों अंग्रेजी में गुफ्तगू कर रहे हैं। काला आदमी खुला हुआ नेग्रो था और दूसरा जवान मकामी हो सकता था, या फिर तुर्क या ईरानी। नेग्रो इससे कह रहा था, अब ये तस्वीर देखो बॉस, इसकी चूंच देखकर ब्रांडी की बोतल याद आ गई। हाँ, जवान सर हिलाकर बोला, और इसकी दुम पर नजर डालो, बिल्कुल लिफाफा मालूम होती है। फिर वो दूसरी तस्वीर देखने के लिए बाएं जानिब खिसके। क्रिस्टीन भी इनके साथ ही खिसक गई थी। दफतन नेग्रो ने गजब हो गया बॉस कहते हुए दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या हुआ? जवान आदमी बुखलाकर इसकी तरफ मुतवज्जह हो गया। काला आदमी बुरी तरह कांप रहा था। बाबा बॉस, जब तक सुनहरे परों वाली तितली सामने ना हो मैं आंखें नहीं खोल सकूंगा। हाय तबाही, बर्बादी, क्या बकवास है। काव नच बबरा, दिमाग तो नहीं चल गया? बॉस यकीन करो, खुली हुई तबाही। ये गाँव नच बबरा क्या बला है? इंतहाई दर्जा मनहूस परिंदा। तुम भी अपनी आंखें बंद कर लो बॉस। कितनी देर के लिए? जवान आदमी ने बड़ी मासूमियत से पूछा। जब तक के सुनहरे परों वाली तितली आंखों के सामने ना हो। यहाँ तितली? जवान आदमी ने मायूसाना अंदाज में चारों तरफ देखा। क्रिस्टीन इस बात पर चकरा कर रह गई थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बकवास है। वो तो इसलिए इनके साथ लगी थी कि अपनी बनाई हुई तस्वीर के बारे में इनकी राय सुन सके। इसका ख्याल था कि सीधे साधे लोग फन के बड़े अच्छे नकाद होते हैं, लेकिन ये बकवास। बिलाशुबा वो अफ्रीका ही का एक परिंदा था। खुद इसने वो तस्वीर बनाई थी, लेकिन इसके लिए ये नाम गाँव नच बबरा बिल्कुल नया था। फिर इसने सोचा ये आदमी अफ्रीकी ही है, मुमकिन है वहाँ के मकामी या कबायली जुबान में वो गाँव नच बबरा ही के नाम से पुकारा जाता हो। लेकिन आखिर इस पर इतनी बदहवासी क्यों? वो अपने बॉस से कह रहा था कि वो भी अपनी आंखें बंद कर ले। जोसेफ, दफतन जवान आदमी ने नेग्रो के शाने पर हाथ मार कर कहा, गधे, अगर मैं आंखें बंद कर लूं तो फिर हम घर कैसे पहुंचेंगे? सुनहरी तितली बॉस, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। तुम नहीं जानते कि गाँव नच बबरा मौत का कासिद है, अपने साथ आसमान से बरसने वाले तीर लाता है। ओह अहमक, ये तो तस्वीर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस। अच्छा तो फिर मैं तुझे यहीं छोड़कर वापस जा रहा हूँ। अंधेरे ही में तलाश करूंगा कोई सुनहरी तितली। नहीं बॉस, मुझे यहाँ इस तरह ना छोड़ो, मुझे साथ लेकर चलो। कल सुबह तितली तलाश कर लेना। अच्छा तो चल, लेकिन मेरा दावा है कि तू इस तरह नकासी के दरवाजे तक भी ना पहुंच सकेगा। मेरा बाजू पकड़ लो बॉस। हरगिज नहीं,
गाँव नचबबरा मेरे मुल्क का परिंदा नहीं है, तुम्हारे मुल्क का है, तुम ही भुगतो। लेकिन मैं तो वफादार हूँ बॉस, काला आदमी कराहा। इस वफादारी के सिले में सुबह को सुनहरी तितली तलाश कर दूंगा। इस वक्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दफतन क्रिस्टीन आगे बढ़कर बोली, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? मदद? जवान हिकलाया। वो पहले से भी ज्यादा बेवकूफ लगने लगा था। क्या सुनहरी तितली की तस्वीर से काम चल जाएगा? क्रिस्टीन बोली। जवान ने काले आदमी के शाने पर हाथ मारकर क्रिस्टीन का सवाल दोहराया। चल जाएगा, तस्वीर से भी काम चल जाएगा बॉस। काले आदमी की आवाज में मुसरत की लहरें थीं। थोड़ी देर ठहरना पड़ेगा, फिर मैं आप लोगों को अपनी कयामगाह पर ले चलूंगी। यहाँ कोई तस्वीर नहीं है? जवान ने पूछा। यहाँ सिर्फ परिंदों की तस्वीर हैं, वो दिलावेज सी मुस्कुराहट के साथ बोली। क्या तितली चौपाया है? जवान ने मुतहैराना अंदाज में पलकें चपकाईं, लेकिन फिर भी वो परिंदों की सफ में नहीं आती। ये आप लोगों की जबरदस्ती है, वो बेचारी भी उठती ही है। बॉस बॉस, झगड़ा ना करो, वरना ये अपने साथ नहीं ले जाएंगी, काले आदमी ने गग्या कर कहा। तू चुप रह, ये एक इल्मी मुबाहिसा है। क्रिस्टीन हंस पड़ी। हाँ, तो साबित कीजिए कि तितली परिंदा नहीं है, जवान जिद्दी बच्चों के से अंदाज में बोला। बहुत मुश्किल है साबित करना। क्रिस्टीन बात टालने की कोशिश करने लगी। तो फिर ये नुमाइश ही गलत है। क्रिस्टीन हंसती रही। और मैं किसी गलत जगह ठहरने का कायल नहीं, मैं जा रहा हूँ। बॉस, रहम करो मुझ पर, तन्हा छोड़कर ना जाओ। ये तुम्हें अपने घर ले जाएंगी, वादा कर चुकी हैं, लिहाजा मेरी मौजूदगी गैर जरूरी है। बॉस, खुदा के लिए, काला आदमी रूहान सा हो गया। नौजवान अहमकाना अंदाज में हंस कर बोला, ये जितना गाँव नचबबरा किस्म की चीजों से डरता है, इतना ही औरत से भी डरता है। बॉस, ना जाओ, आप लोग अजीब हैं। क्रिस्टीन बदसतूर हंसती हुई बोली। आंखों पर से हाथ हटा। जवान काले आदमी के शाने पर हाथ मारकर बोला, मुझे माफ कर दो बॉस, मैं कहता हूं तमाशा ना बन। हाथ हटा ले, आंखें बंद रख। मैं जल्द ही चल सकूंगी, क्रिस्टीन बोली। मेरा नाम क्रिस्टीन है, आप इधर चलकर लाउंज में बैठें। मैं अली इमरान हूं और ये नालायक जोसेफ। अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसने जोसेफ का बाजू पकड़ा और बुखलाए हुए अंदाज में इसे घसीटता हुआ लाउंज की तरफ बढ़ने लगा। लाउंज खासा आबाद था। हाल की मुनासिबत से यहाँ ज्यादा ही भीड़ थी। खाल खाल ही कुर्सियां खाली नजर आ रही थीं। इमरान ने 2 कुर्सियां मुंतखब की और एक पर जोसेफ को बिठाता हुआ बुड़बुड़ाया, अबे जब आंखें ही नहीं हैं तो क्या नुमाइश सुनने आया है? जोसेफ कुछ ना बोला, आंखें बंद रखे हुए कुर्सी की पुष्ट से टिक गया। औरतों, बच्चों और मर्दों के मिले जुले शोर से लाउंज गूंज रहा था। कुछ लोग तस्वीर पर बहस कर रहे थे। इन दोनों के करीब ही एक 3 साला साहिबजादे वालदा मोहतरमा की गोद में बैठे इनकी थोड़ी को हाथ लगा लगा कर गा रहे थे, जाने मन इतना बता दो मोहब्बत मोहब्बत है क्या। टीपू, चुप बैठो, वो इसे झड़क कर बोली और फिर अपने साथ वाली खातून से गुफ्तगू करने लगी। बॉस, मैं क्या करूं? जोसेफ कराहा। अब मैं क्या बताऊं, तू आंखें नहीं खोल सकता, वरना मैं तुझे आने वाली नस्ल का टिप्पू दिखाता। इन खातून ने पलटकर इसे गुस्सीली नजरों से देखा और बेचारे टिप्पू को झंझोड़कर गोद से उतार दिया। इसके बाद वो फिर साथी खातून की तरफ मुड़ गई थीं। बच्चा खड़ा बसोरता रहा। इमरान ने जेब से च्युइंगम का पैकेट निकालकर इसे दिखाया। सुकड़े हुए होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। चंद लम्हे तिरछी तिरछी नजरों से च्युइंगम के पैकेट और इमरान को देखता रहा, फिर खिंचा चला आया। शाबाश। इमरान उसे पैकेट देखकर पीठ तपकाता हुआ बोला, बहुत अच्छे बच्चे हो, खुदा उम्र में बरकत दे। वो खातून अचानक खामोश हो गईं, लेकिन मुड़कर इमरान की तरफ नहीं देखा। ऐसा मालूम होता था जैसे वो इमरान पर टूट पड़ने के लिए किसी मुनासिब मौके की मुंतजिर हों। लेकिन इमरान सिर्फ टीपू मियाँ की कमर तपकाता रहा और वो खुद च्युइंगम का पैकेट फाड़ते रहे। फिर वो मोहतरमा अपनी साथी समेत उठ गईं और इमरान की तरफ देखे बगैर टीपू का हाथ पकड़ा और घसीटती हुई लाउंज से चली गईं। इमरान ठंडी सांस लेकर जोसेफ की तरफ देखने लगा था। बॉस, जोसेफ कुछ देर बाद कराहा, ये बात समझ में नहीं आती कि तुम यहाँ आए ही क्यों थे। अबे वाह, ये भी कोई बात हुई। फनून लतीफ़ा से महजूज होने का हक मुझे भी हासिल है। मैंने तुम्हें कभी इस तरह वक्त बर्बाद करते नहीं देखा बॉस। अबे तूने देखा ही क्या है, जमा 8 दिन की पैदाइश। हाँ, अगर मुझे किसी बात पर सजा ही देना मकसूद हुआ करे तो घर पर दे दिया करो। अब यहाँ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? बस खामोश रह, तूने मेरा मूड चौपट कर दिया।
अगर ज्यादा बोर करेगा तो उठकर चल दूंगा। हाँ। इतने में क्रिस्टीन वापस आ गई। हाँ, अब चलिए आप लोग, इसने कहा। वो हाल से बाहर आए। इन दिनों इमरान के पास फियाट 1100 थी। क्रिस्टीन गालिबन टैक्सी के बारे में सोच रही थी, लेकिन जब इमरान ने इसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला तो खुश होकर बोली, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे अक्सर टैक्सी हासिल करने में बड़ी दुश्वारी होती है। इसे पिछली सीट पर बिठाने के बाद इमरान ने जोसेफ को अगली सीट पर बिठाते हुए कहा, मरदूद, आंखें बंद किए सो ना जाना। क्रिस्टीन सोच रही थी, अजीब लोग हैं। इसे तवक्का थी कि काले आदमी को पिछली सीट पर बिठाएगा और अगली सीट के दरवाजा इसके लिए खोलेगा। कहाँ चलना है? इमरान ने मुड़े बगैर इससे पूछा। ग्रांड होटल। कार हरकत में आ गई। पता नहीं क्यों क्रिस्टीन की ख्वाहिश थी कि वो बोलती रहे। क्या आप लोग खुद भी पेंटर हैं? इसने ऊंची आवाज में पूछा। नहीं मादाम, जोसेफ कराहा। क्या आप मुझे इस परिंदे के बारे में वजाहत से बताएंगे? मादाम, आपने इस मनहूस परिंदे को कहाँ देखा था? अपने यहाँ के चिड़ियाघर में। वो चिड़ियाघर अब तक यकीनन तबाह हो चुका होगा। ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो अब हो जाएगा मादाम। गाँव नजबबरा तबाही का नकीब है। वो हंस पड़ी और जोसेफ बुड़बुड़ाया। तरक्की याफ्ता लोग इन बातों को मजाक का खेज समझते हैं, लेकिन कभी न कभी इनकी आंखें खुल ही जाती हैं। ओह, माफ करना अगर तुम्हारे जज्बात को ठेस लगी हो। कोई बात नहीं मादाम, जोसेफ गुलगीर आवाज में बोला। फिर क्रिस्टीन खामोश हो गई। पता नहीं क्यों अब वो सोच रही थी, इससे हमाकत सरजद हुई है। न जाने ये दोनों कौन हैं और इससे किस तरह पेश आए। इस मुल्क में कदम रखे अभी इसे एक हफ्ता ही हुआ था। पता नहीं यहाँ के लोग हकीकतन कैसे हों। कुछ देर बाद कार ग्राउंड होटल के कंपाउंड में दाखिल हुई। इसे ले जाइए, इमरान ने क्रिस्टीन के लिए पिछली सीट का दरवाजा खोलते हुए कहा। और आप? वो नीचे उतरती हुई बोली। मैं गाँव नजबबरा की बीमारी में मुब्तला नहीं हूँ, लेकिन ये तो आंखें ही नहीं खोलते और मैं इनका बाजू पकड़कर नहीं ले जा सकती। इमरान ने अगली सीट का दरवाजा खोलकर जोसेफ को नीचे खींच लिया और दान पीस कर बोला, चल, सारी जिंदगी मेरे लिए मुसीबत बना रहेगा। तेरे वालदैन तो कहीं ऐश कर रहे होंगे। वालदैन का नाम ना लो बॉस, जोसेफ हाँफता हुआ बोला। आंखें खुली होती तो रोकर ही जी का बार हल्का कर लेता। चल, इमरान ने इसे धक्का दिया और इसका बाजू पकड़कर चलता रहा। इत्तेफाक से लिफ्ट में इन तीनों के अलावा और कोई नहीं था, वरना वो भी इन्हें आंखें फाड़ कर देखता। दूसरी मंजिल के 11वें कमरे के सामने रुककर क्रिस्टीन ने दरवाजे के कफल में कुंजी घुमाई। दरवाजा खोलकर अंदर चली गई थी और कमरे में रोशनी करने के बाद इनसे अंदर आने को कहा था। ये 3 छोटे छोटे कमरों का सेट था। आप लोग बैठिए, मैं अपना एल्बम लाती हूँ, और इस वक्त पीने के लिए गरम गरम काफी ही मुनासिब रहेगी। इमरान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था, लेकिन वो इसकी बात सुनने के लिए रुकी ही नहीं थी, और इमरान इस तरह मुंह चलाने लगा था जैसे हकीकतन कुछ कहने का इरादा ना रहा हो। क्रिस्टीन के चले जाने के बाद इसने जोसेफ को झंझोड़ कर कहा, देखा तूने, अब तेरी वजह से काफी भी पीनी पड़ेगी, सूरत हराम। अब मैं खुदकुशी कर लूंगा बॉस। यहाँ नहीं। इतने में क्रिस्टीन वापस आ गई, लेकिन इसके चेहरे पर बदहवासी के आसार थे। वो बुरी तरह कांप रही थी। क्या आप कुछ परेशान हैं? इमरान उठकर बुखलाए हुए अंदाज में बोला, लेकिन वो इसे जवाब देने की बजाय सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। आंखें फैली हुई थीं और वो इस तरह हाँप रही थी जैसे मीलों से दौड़ती हुई चली आई हो। क्या आपकी तबीयत खराब है? इमरान ने फिर पूछा। इसने इसकी तरफ आंखें फाड़ कर देखा और धम से कुर्सी की पुष्ट से जा लगी। आंखें बंद हो गईं। इमरान इसे गौर से देखता रहा, फिर ठंडी सांस लेकर बोला, हो गया कुछ गाँव नच बबरा। क्या बात है बॉस? जोसेफ ने बराई हुई आवाज में पूछा। तू बस चुप ही रह, वरना गला घोंट दूंगा। तो मुझे भी तो बताओ ना, मैं कब तक आंखें बंद किए हुए बैठा रहूंगा? इमरान इसकी तरफ ध्यान दिए बगैर क्रिस्टीन की तरफ बढ़ा। इसकी आंखें बदस्तूर बंद थीं और सांसें अब मामूल पर आती जा रही थीं। क्या हम लोग वापस जाएं? इमरान ने इसके करीब पहुंचकर पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। शाना पकड़कर हिलाया, मगर आंखें ना खुली। मुझे बताओ बॉस, क्या बात है? ये बेहोश हो गई है। खुदा गारत करे। देखा तुमने बॉस, अब मेरा मजाका ना उड़ाना। लेकिन तुम्हारी आंखें कैसे खुलेंगी? इसके हाथ में एल्बम नहीं है। ये तो बहुत बुरा हुआ। खैर, अब तुम मुझे वापस ले चलो, सुबह ही आंखें खोलूंगा। खामोश बैठो, इमरान ने कहा और इस दरवाजे से देखने लगा जिससे वो आई थी। एक बार फिर इसे हिलाने जुलाने के बाद वो दरवाजे की जानिब बढ़ा। ये भी एक छोटा सा कमरा था, बेडरूम कहना चाहिए। यहाँ एक बिस्तर
और एक छोटी मेज के अलावा और कुछ नहीं था। बाएं जानिब भी एक दरवाज़ा नजर आया, वो खुला हुआ था और रोशन भी था। जैसे ही इमरान ने तीसरे कमरे में कदम रखा, इसे दरवाजे के करीब ही रुक जाना पड़ा। वहां एक लाश थी। एक आदमी फर्श पर औंधा पड़ा था और इसके पुष्ट में एक खंजर दस्ते तक पैवस्त था। किसी ने ऐसी जगह पर ताक कर वार किया था कि यकीनी तौर पर दिल को छेद गया होगा। 2 सूटकेस खुले पड़े थे और इनकी चीजें इधर उधर बिखरी हुई थीं। कपड़े, कागजात, किताबें, मुजलद कापियां। इमरान चंद लम्हे साकित खड़ा रहा, फिर लाश की तरफ तवज्जो देने की बजाय मुजलद कापियां उलटने पुलटने लगा और फिर शायद वो एल्बम इसके हाथ आ गया जिसका तस्करा क्रिस्टीन ने किया था। बड़ी तेजी से इसके वर्क उल्टाता रहा और बिल आखिर सुनहरी तितली की तस्वीर भी मिल गई। वो फिर इसी कमरे में पलट आया जहां क्रिस्टीन और जोसेफ को छोड़कर आया था। इसे जिस तरह छोड़ा था वैसे ही मिली। जोसेफ आंखें बंद किए कुर्सी पर तना बैठा था। तितली वाला सफा इसके चेहरे के करीब लाकर इमरान आहिस्ता से बोला, खोल दे आंखें। जोसेफ के होंठों पर कपकपाती हुई सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और इसने आंखें खोल दी। तितली पर नजर पड़ते ही बाँचें खिल गईं। बस खामोश बैठा रह, मैं अभी आया, इमरान ने कहा और फिर इस कमरे की तरफ झपटता चला गया जहां लाश पड़ी देखी थी। जेब से रुमाल निकालकर एल्बम के कवर की सफाई की और इसे फिर वहीं डालकर वापस चला आया। जोसेफ हैरत से आंखें फाड़े क्रिस्टीन को घूरे जा रहा था, जिसकी हालत में अब भी कोई तब्दीली नहीं हुई थी। इसे क्या हुआ बॉस? इसने बहराई हुई आवाज में पूछा। गाओ नच बबरा, अब नाम ना लो इस मनहूस परिंदे का। उठो। जोसेफ ने कुर्सी छोड़ दी। इमरान ने कुर्सी के हत्थे साफ किए और इसकी भी सफाई कर डाली जिस पर खुद बैठा था। जोसेफ इसे हैरत से देखता रहा लेकिन कुछ बोला नहीं। फिर इमरान ने इसे दरवाजे की तरफ धकेला। बॉस, वो बेचारी, खामोशी से निकल चलो। वो राहदारी में आए। इमरान दरवाजे के दोनों हैंडल साफ करना भी नहीं भूला था। कुछ देर बाद इसकी गाड़ी एक पब्लिक फोन बूथ के करीब रुकी। इमरान जोसेफ को गाड़ी ही में छोड़कर उतर आया। फोन पर सफदर के नंबर डायल किए। वो दूसरी तरफ मौजूद था। इमरान ने X2 की आवाज में कहा, सफदर, ग्रांड होटल की दूसरी मंजिल के 11वें कमरे में स्वीडन की एक आर्टिस्ट क्रिस्टीन रहती है। आज जब वो फरनाज हाल से अपने कमरे में वापस आई तो इसे वहां एक लाश मिली। लाश देखते ही वो बेहोश हो गई है। कमरे में इसके अलावा और कोई नहीं है। तुम्हें सबसे पहले पुलिस को मुतला करना है और इस केस पर पूरी तरह नजर रखनी है। बहुत बेहतर जनाब, दूसरी तरफ से आवाज आई। हरी अप कहकर इमरान ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। फिर जब वो कार स्टार्ट कर रहा था, जोसेफ ने कहा, शायद मेरा दिमाग चल गया है। क्यों, क्या अंधेरे में कुछ देखा है? नहीं बॉस, वो बेचारी। अबे औरतों का हमदर्द कब से हो गया है? एक नेक औरत ने मुझसे भी तो हमदर्दी की थी, तो मैंने कब इसका गला घोंटा है? वो बेहोश क्यों हो गई थी बॉस? गाओ नच बबरा। और देख, अब किसी के सामने ये नाम तेरी जुबान से ना निकलने पाए। मैं क्यों नाम लेने लगा? तुम भी बार बार ना दोहराओ। और उस हमदर्द औरत को भी बुला दो। क्या वो मर गई थी बॉस? मैं कहता हूं अब इसका तस्करा बंद। ओके बॉस, अब नाम नहीं लूंगा। लेकिन बॉस, मैं कहना भूल गया था, मेरा नशा अकड़ रहा है। घर चलकर जमा दूंगा। अच्छा बॉस। इसने भाट सा मुंह खोलकर जमा ही ली। कार तेजी से सड़कें तय कर रही थी। कुछ देर बाद जोसेफ ने फिर जमा ही ली और बोला, घर कब आएगा बॉस? अल्लाह मालिक है, मेरी रगें टूट रही हैं बॉस। इन टूटी हुई रगों से एक रस्सी बटो और इसका फंदा अपने गले में डाल लो। टांगे मैं खींच दूंगा। जोसेफ होंठ भींच कर खिड़की के बाहर देखने लगा। इमरान यूं ही बेला मकसद गाड़ी नहीं दौड़ाता फिर रहा था। इसने महसूस किया था कि इसका ताकुब किया जा रहा है। ग्रांड होटल से रवानगी के वक्त इसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब वो पब्लिक टेलीफोन बूथ से निकलकर दोबारा गाड़ी पर बैठ रहा था, इसने करीब ही गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनी थी। इसने 13th स्ट्रीट में अपनी गाड़ी मोड़ दी। अभी तक इसकी नहुसत से छुटकारा नहीं हुआ। जोसेफ कराहा। इमरान अकबनुमा आईने में पिछली गाड़ी की रोशनियां देख रहा था। 13th स्ट्रीट में भी इसके महकमे की एक इमारत थी और वो वहीं रुक कर ताकुब करने वालों के बारे में अंदाजा करना चाहता था। इसने एक जगह गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर इसका बोनट उठाने लगा। दूसरी गाड़ी करीब से गुजरकर आगे बढ़ती चली गई। क्या चक्कर है बॉस? जोसेफ बराई हुई आवाज में बोला। इमरान कुछ ना बोला। इसने महसूस किया कि अगले मोड़ पर जाकर वो गाड़ी भी रुकी है। इसने बोनट गिराकर दोबारा स्टीयरिंग संभाला और गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता बैक करता हुआ एक गली तक लाया। इस गली से अंदर ही अंदर वो अगले मोड़ तक पहुंच सकता था, जहां इसके अंदाजे के मुताबिक
ताक़ुब करने वाली गाड़ी पार्क की गई थी, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो दूर दूर तक किसी गाड़ी का पता नहीं था। हम क्या करते फिर रहे हैं बॉस? जोसेफ ने फिर जमाही लेकर पूछा। कुछ नहीं, शायद अब घर ही चलें, इमरान बुड़बुड़ाया। इसने ताक़ुब करने वाली गाड़ी के नंबर ज़हन नशीन कर लिए थे।